नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय जापान के दौरे पर हैं। जापान पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम योगी का टोक्यो में हुआ है भव्य स्वागत। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जापान पहुंचे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम योगी का टोक्यो में हुआ भव्य स्वागत। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 2 दिवसीय जापान दौरे पर हैं सीएम योगी और ऐसे में टोक्यो पहुंचे हैं जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। सिंगापुर यात्रा के बाद से ये उनकी जापान की पहली अधिकारिक 2 दिवसीय यात्रा है और ऐसे में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है और साथ ही भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार अभिनंदन किया है और भारत जापान संबंधों की मजबूती को भी दर्शाया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टोक्यो में कई तरह की बातें की हैं और ऐसे में कंपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड के सीनियर मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसरों से मुलाकात की है, सेल्स मैनेजमेंट से बातचीत की है और ऐसे में ये दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। ये मीटिंग बेहद ही खास मानी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कई अधिकारियों से बातचीत की, कई टीमों से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। टोक्यो में आप सबके साथ संवाद कर रहा हूं और मुझे प्रसन्नता है कि आप सब ने हमारे भारत की माननीय राजदूत और अन्य इंडस्ट्री लीडर्स के साथ इस कार्यक्रम में उनके आमंत्रण पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सूर्य वंश के राजा भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले भगवान बुद्ध की भी पावन धरा उत्तर प्रदेश है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए दुनिया के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। उनका जो राज्य था कपिलवस्तु, वह उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने प्रथम उपदेश जिस पावन धरा पर दिया था वह सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास जिस धरती पर व्यतीत किए थे वह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम महापरिनिर्वाण जिस धरा पर किया था वह कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। तो वहीं कौशाम्बी जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस टीम की सख्त कार्रवाई ने तहलका मचा दिया है। टीम ने सदर तहसील के एक लेखपाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है, जिससे राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है। घटना पश्चिमी थाना क्षेत्र में हुई है, जहां पर एक व्यक्ति को पूरे प्रमाण पत्र के साथ लेखपाल से संपर्क करना पड़ा और आरोप है कि इस दस्तावेज के बदले लेखपाल ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांग की। पीड़ित ने तुरंत ही उच्च अधिकारियों को शिकायत की और जिसके बाद से विजिलेंस की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी और जाल बिछाया। सोमवार दोपहर में एक मिठाई की दुकान पर जैसे ही रिश्वत का भुगतान हुआ, टीम ने लेखपाल को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद से आरोपी को तुरंत ही हिरासत में ले लिया गया और जांच आगे बढ़ गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कल एक एंटी करप्शन टीम जो कि यूनिट प्रयागराज से आई थी, उसने उनको रेड हैंड पकड़ा है ब्राइब में और डिपार्टमेंटल कार्रवाई में उसको निलंबित कर रहे हैं, उसको चार्जशीट देंगे। इसके आगे हम जो विधिक कार्रवाई है। तो वहीं बदायूं जिले में एक दुखद घटना ने पूरे इलाके में शोक का माहौल पैदा कर दिया, जहां पर 12 दिनों से लापता एक 14 साल के किशोर का शव जो है आज शत विक्षित्र अवस्था में पाया गया। परिजन पहले ही अपने बच्चों की गुमशुदगी
की रिपोर्ट जो है वो दर्ज करा चुके थे और लंबे समय से उसकी तलाश में पुलिस लगी हुई थी। किशोर का शव मिलने की खबर से परिवार में कोहराम मच गया और घर में मातम का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत ही पूरे मामले को गंभीरता से लिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। मृतक किशोर की पहचान 14 साल के गिरीश के रूप में हुई है। घटना जो है सहसावा कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है और इस घटना ने न केवल परिवार का अपूरणीय नुकसान पहुंचाया है बल्कि स्थानीय समुदाय में भी चिंता और भय का माहौल बना दिया है। तो वहीं मिर्जापुर में एक विवादित स्थिति जो है वो सामने आई है, जहां पर मां विंध्यवासिनी धाम के तीर्थ पुरोहित और उत्तरी बोर्ड के सभासद ने समाजवादी पार्टी का दामन थामने की घोषणा की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर ब्राह्मण समुदाय की उपेक्षा का आरोप लगाया। उनका कहना है कि हाल ही में कुंभ मेले में एक प्रमुख शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ किए गए अनुचित व्यवहार ने उन्हें गहरा आहत किया है और साथ ही शंकराचार्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमे के आदेश भी उनकी नाराजगी साफ दिखाई दी है। तीर्थ पुरोहितों ने यह भी कहा है कि धार्मिक प्रतीकों जैसे तिलक, शंख और चुटिया पर होने वाले प्रहार धर्म के मामले में हस्तक्षेप से सनातन धर्म का अनुयायी दुखी है। लेकिन सरकार में बैठे मंत्री और विधायक चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि सरकार पहले समाज को हिंदू और मुस्लिम में बांट चुकी है और अब शिक्षा नियमों को संस्थाओं के माध्यम से स्वर्णों को अन्य हिंदुओं से अलग करने की कोशिश कर रही है। और इस बयान से राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही स्तर पर चर्चाओं का दौर जो है वो तेज हो गया है। प्रेस वार्ता हमने इसलिए किया है कि मैं अपने सारे पत्रकार भाइयों से रूबरू हो जाऊं और सबको यह बता दूं कि मैंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। समाजवादी परिवार का मैं सदस्य बन चुका हूं। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरह से सर्व समाज को लेकर चलने का कार्य करते हैं, उसमें वो ये नहीं समझते कि कोई पंडित है या कोई मुस्लिम है या कोई बनिया है या कोई ठाकुर है, तो वो सर्व समाज को अपना परिवार मान के एक साथ लेकर चलने का कार्य करते हैं। उनकी इस भावना को देखकर मैं समाजवादी पार्टी का सदस्यता लिया। देखिए, जिस तरह से मिर्जापुर जनपद के लोगों के साथ अछूता व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह से मिर्जापुर जनपद को चारागाह बना के रख दिया गया है, इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पर, उनके आदेश निर्देश पर जिस तरह से वो कहेंगे मैं चलने का कार्य करूंगा। मैं छोटा सा एक सिपाही हूं समाजवादी पार्टी का। तो वहीं अमेठी जिले में जामो थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना जो है वो सामने आई है, जहां पर इंटरमीडिएट की एक छात्रा ने मंचलों के डर से चलते परीक्षा से इनकार कर दिया है और जानकारी के अनुसार छात्र कॉलेज जाने के रास्ते से लगातार छेड़छाड़ के शिकार हो रही थी, जिसे वो और उसका परिवार मानसिक रूप से परेशान है। परिवार ने आरोप लगाया है कि शिकायत दर्ज करने के बावजूद भी पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में असमर्थता दिखाई है। डर के बावजूद छात्रा की परीक्षा देने के लिए घरवाले और रिश्तेदारों के साथ जाना पड़ रहा है, लेकिन मंचलों की धमकियों के कारण परिवार लगातार दहशत में है और पुलिस से सुरक्षा की लगातार मांग कर रहा है। पुलिस ने अब तक 2 लोगों को शांति भंग के मामले में चालान किया है, लेकिन एक आरोपी अभी भी गिरफ्तारी से बाहर है। चालान के बाद भी आरोपी लगातार छात्रों को लगातार धमकी दे रहा है, जिससे छात्र और उसके परिवार काफी तनाव में है और इस मामले ने क्षेत्र में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोई भी नहीं, अभी मतलब हमने कार्रवाई कर दिया, दरखास्त दे दिया है। अभी कुछ पाने वो लोग भाग हैं, मतलब पकड़े नहीं गए। मामला यही है, लड़की चाहती थी कि स्कूल पढ़ने प्रवेश पत्र लगाने गई थी 13 तारीख को। उस दिन ये लोग हद से ज्यादा मतलब ऐसे तो आगे पीछे लगे रहते थे। उसके बाद जो है उस दिन हाथ पकड़ लिए थे। उस दिन आई घर पे रो के बताई, तो मतलब उस दिन से पढ़ने भी पेपर देने के लिए तैयार नहीं थी। हम जगदीशपुर में रहते, अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं, वहाँ रहते हैं, तो उसको हम डेली वहाँ जब पेपर रहता है, जब आते हैं उसको पेपर कराने के लिए, अकेले नहीं जाती। अब आगे पढ़ाना चाहते हैं हम, तो इन लोग के डर से हम क्या करें, कैसे पढ़ाएं। बिटिया और पढ़े जाते रहे, आगे पीछे गाड़ी लगाए रहते रहे और के बाद धमकी देते रहे, मारे पीटे का घर के पास आवत जाते रहे। लड़की के हमारे छेड़खानी की हाल लाए जाते रहे जो पेपर दिए जाते रहे का, तो ये तिनके की ना छेड़खानी की। पहला नंबर रईस संदीप अकरम, अरे ये दरखास्त छोड़ी गई है मुकदमा खातिर।
अब भैया हमारे बच्चन के बचत खातिर आप लोग इंतजाम कर दें क्या जाए। कार्रवाई हुई अभी तक? कुछ नहीं हुआ भैया, हम चाहते कि जैसे हमारे बच्चे के साथ ही करे हैं बस उनके सबका सजा दी जाए भाई। आज हमारे सबके साथ ही करे हैं, कल के हमारे लड़कन बच्चन के साथ ही फिर करे हैं। हमारा अकेला लड़का कमाए वाला है। तो वहीं अमेठी जिले में 47 किसानों को नई दिल्ली में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भेजा गया। कलेक्टर परिषद में किसानों को रवाना करते हुए डीएम ने बस को हरी झंडी दिखाई और उन्हें शुभकामनाएं दी। ये प्रशिक्षण 5 दिवसीय है, जिसमें किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों और नवीन शोध से संबंधित जानकारी दी जाएगी। डीएम ने किसानों से संवाद करते हुए बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्हें आधुनिक खेती के तरीकों से परिचित कराना है, ताकि वो अपने कृषि उत्पादन क्षमता को बढ़ा सके और लाभदायक फसलों की खेती कर सके। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को नई तकनीकों का व्यवहारिक अभ्यास भी कराया जाएगा, जिससे उन्हें खेती में सुधार और नवाचार लाने में मदद मिलेगी। और इस पहल से जिले के किसानों को विकास और कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का अवसर मिलेगा। वहीं अमेठी में पुलिस को मुखबिर की सूचना के बाद से बड़ी सफलता हासिल हुई है। जानकारी के अनुसार बता दें कि आपको कि भैंस चोरों के गिरोह का बड़ा भंडाफोड़ किया गया है। चोरी की घटना में शामिल 5 लोगों में से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की गई 3 भैंसें भी बरामद कर ली है, जहां पर ये खंडहर में बंद मिली थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है और इस कार्रवाई से इलाके में पुलिस की सक्रियता और अपराध नियंत्रण के प्रति सजगता का संदेश गया है। इसके साथ ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं अमेठी जिले में एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना का भूमि पूजन किया गया है, जिसकी लागत लगभग 18.56 करोड़ रुपए आंकी गई है। और ये सड़क जो है चौड़ी मार्ग सहित अन्य अवसरों को लेकर विधायक ने भी यहां पर पूजा अर्चना की है और जिसमें मौजूदा नागरिकों ने भी भाग लेकर समारोह को विशेष बनाया। और इस मार्ग के चौड़ीकरण से क्षेत्र में आवागमन करने वाले हजारों यात्रियों को सुविधा मिलेगी और यात्रा का समय भी कम होगा। सड़क परियोजना से न केवल स्थानीय परिवहन की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि आसपास के गाँव और कस्बों के लोगों के लिए भी आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में भी सजगता मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि सड़क का निर्माण तेजी से पूर्ण करने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है, जिससे परियोजना जो है जल्द ही जनता के लाभ के लिए खुल सके। तो वहीं गोंडा में पुलिस ने सेवा, सुरक्षा और सहयोग के मूल उद्देश्यों को निभाते हुए एक मानववादी कदम उठाया है। जिला अस्पताल से सूचना मिलने पर यह पता चला है कि 15 वर्षीय बालक जो है वो गंभीर रोग से ग्रस्त था और इस बीमारी के कारण उसके शरीर पर हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य नहीं रह पाता है और उसे हर महीने नियमित रूप से रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। और हाल ही में डॉक्टरों ने बालक को गंभीर स्थिति को देखते हुए ए पॉजिटिव रक्त की तत्काल आवश्यकता जताई। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता से लिया है और संबंधित अधिकारियों को तुरंत ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए और इसके बाद से जनपद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रक्तदाताओं को उपलब्धता सुनिश्चित कराने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया और इस कार्रवाई के माध्यम से बालक को जीवन भी मिला है, रक्त भी प्रदान किया गया है और उसकी जान फिलहाल बचाई जा सकी है। तो वहीं सीतापुर जिले में क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम ने टप्पेबाजी और चोरी की एक संगठित घटना का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने नदी पुल के पास कन्नौज निवासी 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही इनके नाम की अगर हम बात करें तो नाम सनी, ब्रिजेश, ऋषभ, कुणाल, राजन और रोहित है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से नकदी भी बरामद की गई है और इसके साथ ही उनके पास से कटे हुए नोट भी बरामद किए गए हैं और इसके अलावा उनके पास से तमंचा, एक जिंदा कारतूस और 4 पहिया वाहन भी बरामद की गई है। लगातार पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। बता दें कि अपराधियों ने स्वीकार किया है कि वो राहगीरों से लिफ्ट लेने और देने के बहाने उन्हें जेब से पैसे चुरा लेते थे और कुछ नोटों में जो है वो कटे हुए थे जिसको वो चलाते थे और ये गिरोह 2 गाड़ियों से चलते हुए मौका देकर रेकी करके अपराध करते थे और जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल इन्हें धर दबोचा है। नेटवर्क जो पुलिस ने तोड़ा है, जिसमें लूट और टप्पेबाजी करने का एक गैंग है, उसका पर्दाफाश किया गया। इसमें 6 लोगों का अरेस्ट किया गया। इनके पास से लगभग 20,000 रुपये और एक बोलेरो गाड़ी, तमंचा बरामद हुआ है। इनके द्वारा बहुत सारी घटनाएं कारित की गई हैं, जिसमें लूट, टप्पेबाजी, चोरी, इन तरह की घटनाएं हैं। इनके पास जो हमारे यहाँ के मुकदमे लिखे हुए थे, ग्राम कोर्ट में मुकदमा लिखा था, एक मोहाली में घटना हुई थी
उसको दोनों का निवारण हुआ है। वो दोनों घटनाएं इन्होंने की थी। इनका मॉडस ऑपरेंडी जो रहता था वो गाड़ी में लिफ्ट देके कई बार जेब काट लेना, टप्पेबाजी कर लेना या उनसे लूट कर लेना। कई बार पुलिस की वेशभूषा में भी आते थे और फर्जी पुलिस वाला बन के भी ये घटना को कारित करते थे। इसमें अपराधियों पे 10 से 12 मुकदमे, काफ़ी बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है। ज़्यादातर अपराधी जो हैं इसमें कन्नौज, फर्रुखाबाद उस तरफ के रहने वाले हैं। इस गैंग का पर्दाफाश करने से जो हमारे हाईवे के ऊपर घटनाएं हो रही थी टप्पेबाजी की या लूट की, उसके ऊपर अंकुश आएगा। और इसमें पूरी टीम को, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी साहब, सीओ सिटी साहब, एसओजी थाने की, रामकोट थाना हमारा जो मोहाली है उसकी टीम को, सभी को इनाम भी दिया जा रहा है। और इसमें लगातार हमारी कार्रवाई रहेगी। इनके ऊपर आने वाले टाइम पे हम गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे एवं 111 जो बीएनएस के ऑर्गेनाइज क्राइम की धाराएं हैं वो भी इसमें लगा के जितनी अवैध संपत्ति इनके द्वारा बनाई गई है उसका। तो वहीं बदायूं जिले में आज कई जगहों पर हादसों की खबरों ने पूरे इलाके में शोक और चिंता का माहौल पैदा कर दिया। दातागंज कस्बे के काशीराम कॉलोनी में एक दर्दनाक घटना घटी, जिसमें खेत में बकरी चराने गई बच्ची का इंजन के पट्टे में फंस जाने से निधन हो गया। और यह हादसा अचानक हुआ और बच्चे के परिजन इसे देखकर दहशत में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और परिवार मौके पर पहुंचे, लेकिन बच्ची की जान बचाई नहीं जा सकी। और इस हादसे ने न केवल परिवार को अपूरणीय दुख दिया है, बल्कि आसपास के लोगों में भी सावधानी बरतने की चेतावनी पैदा कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि खेतों में चलते मशीनरी उपकरणों के आसपास बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना बेहद ही जरूरी है, ताकि इस तरह की दुखद हादसे दोबारा ना हो सके। घास लेने गई थी बकरी के लिए, तो मैं चल जाता खेतों में, पानी पीने गई, उसे पट्टे में फट गई अचानक में। अब्दुल रशीद जाता है, पानी घास लेने गई थी बकरी के लिए, तो मैं चल जाता खेतों में, पानी पीने गई, उसे पट्टे में फट गई अचानक में। अब्दुल रशीद जाता है। वहीं कौशाम्बी जिले में बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। जानकारी के अनुसार 5 दोस्त यमुना नदी में नहाने गए थे, लेकिन अचानक ही पानी में बहाव के कारण सभी डूबने लगे और इस दुर्घटना में 2 युवक की मौत हो गई, जबकि बाकी 3 को मछुआरों की तत्परता और साहसी प्रयास से बचा लिया गया। 3 घंटे तक चले प्रयासों और खोजबीन के बाद जो दृश्य सामने आया उसने गाँव वालों को स्तब्ध कर दिया। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और ग्रामीण जो है वो शोक में डूबे हुए हैं। और ये हादसा नदी के तेज बहाव और सुरक्षा के अभाव का भी परिचायक है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि पानी के किनारे बच्चों और युवाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, आज दिनांक 24 फरवरी 2026 की दोपहर को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना सरायकिल क्षेत्र के छेकवा गांव में यमुना जी के किनारे नहाने गए कुछ युवक जो है वो डूब गए हैं। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। देखा तो वहां पे कुछ युवक के डूबे होने की बात बताई गई, तो जिनको स्थानीय मछुआरों और नाविकों के सहयोग से 2 शव बरामद किए गए हैं। जो डूबे हैं उनका नाम कुलदीप और शिवम है। इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पुलिस द्वारा इसमें पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आज दिनांक 24 फरवरी लखनऊ में सड़क की खराब स्थिति में एक बार फिर से नगर निगम की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी के दुबग्गा थाना क्षेत्र में कन्हैया माधोपुर वार्ड स्थित विशाल सिटी रोड पर अवध एनक्लेव गेट नंबर 2 की सड़क कई सालों से खस्ता हाल में बनी हुई है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और जलभराव जैसी समस्याएं आम हो गई है और इसके अलावा शिविर के मेन होल ऊंचे नीचे होने के कारण कई जगहों पर पानी जमा रहता है और रोड पर पानी की निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। और इसी कारण दिन में भी वाहन चालकों को गड्ढे में फंसने के खतरे रहते हैं। सड़क की इस हालत से छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, विकलांग हो और आवारा पशु लगातार जोखिम उठाते रहते हैं और ये समस्या जो है स्थानीय लोगों के लिए दैनिक जीवन में भी बड़ी परेशानी बन गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि संबंधित अधिकारियों द्वारा इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए कितनी तत्परता दिखाई जाती है और सड़क की मरम्मत के लिए कितने समय लगेंगे। ये जो समस्या बनी हुई है यहाँ पे आपके क्षेत्र में, क्या समस्या, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मुश्ताक है, मैं विशाल सिटी में रहता हूँ। हम रोज यहाँ से निकलते हैं दुबग्गे से विशाल सिटी की रोड और नाली, यहाँ प्रत्येक किसी प्रकार की आज तक कोई विकास नाम की चीज ही नहीं हुई। हमारे क्षेत्र के जो सभासद हैं उनसे कई बार कहा गया है, उन्होंने सिर्फ जब इलेक्शन हुआ है
वोट की बैंक अपनी पूर्ति करते हैं लेकिन कोई कार्य नहीं करते हैं। जनता बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए हमने 2 बार कंप्लेंट भी कर चुके हैं 1076 पर और मुख्यमंत्री के पोर्टल भी कर चुके हैं, लेकिन कम से कम यहाँ पर ये गड्ढा जो है, ये गड्ढा इसमें जो है डेली 2-4 हादसे होते हैं। अभी एक बच्चा, एक आदमी और एक मोटरसाइकिल गटर में सीधे जाकर के गिरे। उनको अगर ये पब्लिक दौड़ करके ना निकाले होते तो आज भी दुर्घटना यहाँ हो सकती थी, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी बार बचे वो लोग। और यहाँ पे अगर नई सुनवाई होगी तो हम इसके लिए फिर कुछ सोच करके पब्लिक को इकट्ठा करके धरना प्रदर्शन होते हैं। लगभग कितना समय हो गया है जो रोड की जो हालत है, इसमें कितना समय हो गया जो रोड जैसी बनी हुई है? रोड क्या मान के चलिए, जब से कम ये 10 साल हो गया है। 10 साल से आज तक के यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। जो भी कोई आता है अपनी खाना पूर्ति भी करता है, चला जाता है। और हमारा एक निवेदन भी है, ये हमारे क्षेत्र में सांसद जी का संसदीय क्षेत्र है राजनाथ सिंह का, हम लोग सभी लोग उनको वोट देते हैं, तो हम किससे कहने जाएं? मैं तो इस सांसद जी से ही कहूँगा, सांसद जी अगर हमारी बात को सुने तो ये रोड क्या, नाली, खरंजा और पब्लिक की समस्याएं दूर करवा सकते हैं। माननीय जी जो है अच्छा मंत्री जी से हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि हम अपने संसदीय क्षेत्र में एक बार किसी न किसी को भेज करके दिखवा करके हमारे यहाँ की रोड नाली बनवाई है। तो आपके पास में केंद्र मंत्री भी रहते हैं, जो केंद्र मंत्री शासन भी इन्होंने किया है, उसके बाद भी आप बहुत नजदीक रहते हैं, क्या आप उनके पास समस्या लेके गए? हमारे यहाँ केंद्र मंत्री यहाँ पर कहाँ रहता है? हमारे तो राजनाथ संसदीय क्षेत्र है ना। केंद्र मंत्री यहाँ मान के चले हमारे नेताजी थे कौशल किशोर जी, जब कोई समस्या होती थी बहुत अच्छे नेता हैं हमारे क्षेत्र के, हम लोग उनको पूजनीय मानते हैं और बहुत अच्छे हैं वो। हम लोग जब कोई समस्या होती थी उनसे कहते थे, सुनते थे वो। अब हमारे यहाँ के वो सांसद नहीं है तो मैं सिर्फ चंद जो है राजनाथ सिंह से ही कह सकते हैं हमारे यहाँ। आपने क्या राजनाथ सिंह को कभी लिखित में संज्ञान में आपके गाँव ने दिया है इस तरीके से कोई एप्लीकेशन वगैरह? यहाँ पे लोगों ने कंप्लेंट किया है और हम भी 1076 पे कंप्लेंट किए हैं, सभासद को लिखित दिया है, सभासद को भी लिखित दी गई है, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नाम की चीज़ ही नहीं है। बड़ी मीटिंग हुई। जैसा कि आपने देखा कि ये दुबग्गा क्षेत्र है, दुबग्गा क्षेत्र में आता है ये बेगरिया, विशाल सिटी आती है। यहाँ पे रोड की बहुत ज़्यादा हालत है, देखते देखते 2 से 3 लोगों का अभी इस गड्ढे में गिरे हैं और जान माल का जो खतरा लोगों बना रहता है। साथ साथ कहा जाए कि यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, ये क्षेत्र के ही हैं। और कहा जाए जब मंत्री से भी लोगों ने यहाँ पे बात करने की कोशिश करी तो मंत्री ने भी एक कहा जाए कि आश्वासन ही दिया है और जस का तस हालत बनी हुई है। देखते रहिए डेली भारत, रोहित कश्यप, लखनऊ। तो वहीं लखनऊ से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर प्रदेश की कांग्रेस संगठन कल पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रही है और इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता और नेता प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपेंगे, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी चिंता व्यक्त की जाएगी। ज्ञापन पीएम तक डीएम के माध्यम से पहुंचाया जाएगा ताकि कानूनी और प्रशासनिक रूप से इसे सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी जिले और शहर इकाइयों को इस विरोध प्रदर्शन में सक्रिय भागीदारी करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी कमेटियों से आग्रह किया है कि वो निर्धारित समय और स्थान पर सभी कार्यकर्ताओं को एकत्रित करें और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। ये कदम पार्टी द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर ध्यान आकर्षित करने और जनता की आवाज को सामने लाने की दिशा में उठाया गया है। वहीं बांदा जिले में देर रात एक भयावह आग लगने की घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। नगर कोतवाली क्षेत्र में बिजली खेड़ा मोहल्ले में लकड़ी की टाल पे अचानक से ही शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग भड़क उठी और कुछ ही समय में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग की तेज लपटें उठने लगी। घटनास्थल पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां तुरंत ही मौके पर पहुंची और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। आग के कारण लकड़ी की, बांस की बल्ली और साथ ही अन्य सामान जो है वो पूरी तरह से जल गए और ऐसे में मालिक जो है अपने घर में रखे जेवर, नकदी और महत्वपूर्ण वस्तुओं को आग में नष्ट हो गया। मालिक का कहना है और कुल मिलाकर इस हादसे में लगभग 15 लाख रुपए का भारी नुकसान बताया जा रहा है। इसके साथ ही मालिक ने इस घटना से गहरा सदमे में भी है और रो कर उसका बुरा हाल है और यह हादसा इलाके में सुरक्षा और बिजली के खराब स्थिति के प्रति चेतावनी का भी संदेश देता है।
पे सर हम लोग अंदर सो रहे थे। हाँ। अचानक यहाँ से सर्किट गिरी, किसी ने बताया हम लोग की वो शॉर्ट सर्किट गिरी है, तो आग लगी पूरी टाल में। तो हम लोग अंदर से उठ के आए हैं, तो कुछ हल्का फुल्का जो सामान बचा गैस वैस हमने निकाल के बाहर फेंका। अब पता नहीं कैसे आग लग गई यहाँ पे। पैसे जल गए हैं, सोना चांदी जल गया है, कम से कम 5-6 लाख का नुकसान हो गया है। तो गाड़ी जल गई है, वो सब पूरा जल गया है। लकड़ी अच्छा, लगभग कितना नुकसान हुआ? 15 लाख का लगभग 15 लाख का 15। वहीं हरदोई जिले में दो पक्षों के बीच हुए झड़प ने इलाके में तनाव और भय का माहौल पैदा कर दिया है। और इस दौरान ईंट और पत्थरबाजी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें दोनों ओर से एक दूसरे पर ईंट फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग। और इसी हिंसक घटना के दौरान एक किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल किशोरी के माता पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी के सिर में अचानक से ही ईंट लग गई, जिससे उसके सिर पर घाव लग गया है और काफी रक्त भी निकला है। चोट के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई है और उसे चक्कर आने लगा है। गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। परिवार ने यह भी बताया कि 25 फरवरी को उसकी हाई स्कूल की परीक्षा निर्धारित है, लेकिन चोट की वजह से उसके परीक्षा में शामिल होना निश्चित हो सकता है। और ऐसे में पीड़ित परिवार ने पुलिस से घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद से पुष्टि करते हुए मामले की जांच की है और वायरल वीडियो को पड़ताल भी लगातार की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये घटना स्थानीय लोगों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा रही है। तो वहीं यूपी के गोंडा से बेहद ही दुखद घटना जो है वो निकलकर सामने आई है, जहां पर ससुराल में रह रही एक महिला की मृत अवस्था में पाई गई है। बता दें कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, जिससे परिवार और स्थानीय लोगों में शोक और चिंता का माहौल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से पहले महिला का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो मायके वालों से बातचीत कर अपनी आपबीती साझा करती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो आधे मिनट का है और इसमें महिला अपने पीड़ा व्यक्त कर रही है। मृतक महिला का निगाह जो है वो लगभग 10 साल पहले हुआ था और जिसके बाद से अब जो है ये मामले ने तूल पकड़ लिया। मायके वालों को महिला की मौत की सूचना और उसके देवर ने फोन करके दी है और इसके बाद से पुलिस ने ससुराल वालों से तहरीर लेकर मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। ये घटना न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए गहरा सदमा लेकर आई है और पुलिस ने इसमें संवेदनशीलता मानते हुए पूरी पहलुओं की लगातार जांच में जुटी हुई है। पापा आके ले जाओ, नहीं तो सारे मार डालेगा। फोन तोड़ दिया है और बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है। प्लीज पापा आके ले जाओ। अगर अब मुझे कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी शाहरुख की है। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में कर दिया है मुझे पापा। तो वहीं मथुरा जिले के बरसाना में मंगलवार को होली की पारंपरिक पर्व लड्डू मार होली हुई और बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ इसको मनाया गया। बता दें कि राधा रानी मंदिर में आयोजित इस समारोह में महिलाएं और युवा सखियां दुल्हन की तरह सजी धजी नजर आई और मंदिर पहुंची। उनके सिर पर अबीर की मटकी और लड्डू लेकर नृत्य किया गया और होली की पारंपरिक फोक गीत भी गाकर वातावरण को रंगीन बना दिया गया। मंदिर की छत पर महंतों ने लड्डू बांटे, जिन्हें भक्तों ने प्रसाद की तरह ग्रहण किया और इसके बाद से अबीर गुलाल उड़ाकर श्रद्धालुओं ने रंगों और उमंग के साथ होली का जश्न मनाया। और इस मौके पर करीब 10 लाख श्रद्धालु बरसाना पहुंचे और जिसमें देश और विदेश के पर्यटक भी शामिल थे। सखियों ने नंद बाबा मंदिर में भी पहुंचकर नृत्य किया और लड्डू लूटकर होली खेलने का निमंत्रण दिया। और इस साल लड्डू मार होली के लिए बरसाना, वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन और नंदगांव में लगभग 100 क्विंटल लड्डू तैयार किए गए हैं। लड्डू बनाने में लाडली जी मंदिर की रसोई ने अहम भूमिका निभाई है और साथ ही रंगीन अबीर के लिए भी फूलों का उपयोग किया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा से लगभग 1000 क्विंटल ये कलर मंगवाया गया है और इसके साथ ही ये आयोजन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है बल्कि बरसाना की गलियों में उत्साह की जीवंत और स्थानीय सांस्कृतिक धरोहर की भी झलक को दर्शाता है। छोटे बच्चे, युवाओं और विदेशी पर्यटकों के उत्साह ने इस होली को और भी ज्यादा यादगार बना दिया है।
फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।